आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी का पार्ट 7 भूकंप अर्थक्वेक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले एक दो चैप्टर में बताया कि इस बार का पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है, लेकिन अभी फिर से एक नोटिस आया जिसमें ये भी लोग तय नहीं कर पाए हैं कि एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चंस आएंगे या लॉन्ग वो क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा कि आपका इस बार पेपर ऑब्जेक्टिव आ रहा है कि लॉन्ग बेस्ड पे आ रहा है। तो दोनों की तैयारी इस वाले क्वेश्चंस पेपर से मेरे जो मैं बता रही हूँ इससे आपकी तैयारी दोनों में हो जाएगी, लेकिन आप ये क्लियर कर लीजिएगा कि पेपर किस तरह का आने वाला है। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन आपका आता है कि भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है। तो इसको आप क्या बताएंगे? सिस्मोग्राफ कहलाता है। ठीक है। 15 अगस्त 1950 को आने वाला भूकंप किस नाम से जाना गया? वो विवर्तनिक भूकंप था। कौन सा भूकंप था? विवर्तनिक। धरातल पर स्थित वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। निम्न में सर्वाधिक भूकंप परिप्रशांत महासागरीय पेटी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। सबसे तीव्र गति की तरंगे प्राथमिक तरंगे होती हैं। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहा जाता है। 7वां पॉइंट है आपका, भूकंप के द्वारा समुद्र में आने वाली घातक या सर्वनाशी लहरों को जापान में क्या कहा गया? सुनामी कहा जाता है। टोक्यो में सन 1950 के भूकंप में लगभग 25,000 व्यक्ति मारे गए थे। सेल्सबरी के अनुसार प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की सतह कांपने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। आर.एस. पावर के अनुसार भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित वे धरातलीय कंपन हैं जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं। 11th है कि प्राचीन विचारधारा के अनुसार लोगों ने पृथ्वी को किसी जानवर के ऊपर स्थित माना है और जब ये जानवर हिलता है तो पृथ्वी में कंपन होने लगती है। टर्की, क्लाइमेटन, बुल्गारिया आदि में पृथ्वी को भैंसे के सींग पर माना गया। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में से कछुए पर माना गया। ईरान में से केकड़े के ऊपर स्थित माना गया। तिब्बत में मेढक के ऊपर तथा सुलावेसी में सुअर पर तथा भारत में पृथ्वी को शेषनाग के ऊपर स्थित माना है। तो जब भी ये सब हिलते हैं तो क्या आ जाता है? भूकंप आ जाता है। ये प्राचीन विचारधारा थी। ठीक है। प्राचीन विचारधारा कह लो या इसको ऐसे कह सकते हो कि पहले के टाइम में लोगों को जब विज्ञान की जानकारी नहीं थी तो वो लोग इस तरह से इसको मानते थे, जो आज के समय में बिल्कुल भी माना नहीं जाता। 12वां पॉइंट है, भूकंप दो प्रकार यानी कि दो वर्गों में रखे गए हैं। पहला है मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न भूकंप और दूसरा है प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न भूकंप। मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न भूकंप को बनावटी या कृत्रिम भूकंप भी कहते हैं। इस प्रकार के भूकंप बहुत हल्के व जान माल की हानि इसमें नहीं होती। 12 जून 1897 एवं 15 अगस्त 1950 को आए असम के भूकंप विशेष विनाशकारी एवं विशाल क्षेत्र को क्रू प्रभावित करने वाले रहे। 16 पॉइंट है, प्राकृतिक स्थिति के अनुसार भूकंप दो प्रकार के हैं, स्थलीय भूकंप और एक दूसरा है सामुद्रिक भूकंप। समुद्र में आए भूकंप के कारण ऐसी घातक या सर्वनाशी लहरें आती हैं जिन्हें जापान में क्या रहता है? सुनामी कहा जाता है। प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न भूकंप मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, ये प्राकृतिक कारणों में आया। ऐसा भूकंप क्राकाटाओ के अतिरिक्त सन 1969 का एटना का भूकंप भी कैसा था? ज्वालामुखी भूकंप था। विवर्तनिक या अभिवर्तनिक भूकंप, भारत में असम का 15 अगस्त 1950 का भूकंप, पेरू में क्वीजेज 1946 का भूकंप, जापान में सगामी की खाड़ी एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया 1986 का आने वाला भूकंप भी ऐसे ही थे। ये कौन से भूकंप थे? विवर्तनिक या अभिवर्तनिक भूकंप कहलाए। पातालीय भूकंप, जब भूकंप की उत्पत्ति भूगर्भ से अधिक गहराई पर हो तो इसे पातालीय भूकंप कहते हैं। ऐसे भूकंप का मूल यानी कि फोकस 250 से लेकर 680 किलोमीटर के मध्य रहता है। भू संतुलन से संबंधित भूकंप, गहराई के अनुसार भूकंप को गुटनबर्ग ने 3 भागों में बांटा गहराई के अनुसार। पहला तो आएगा छिछले या साधारण भूकंप, दूसरा आएगा मध्यम गहराई वाले भूकंप, तीसरा आएगा पातालीय या गहरे भूकंप। अब आपका 19th क्वेश्चन मैंने लिया है भूकंप तरंगे। यह 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक, जिसे हम लोग प्रधान या पी तरंगे कहती हैं। ये तरंगे सबसे अधिक तेज गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक रहती हैं। यही तरंगे पृथ्वी के मध्यवर्ती केंद्र में प्रवेश कर पाती हैं। द्वितीयक, आड़ी, गौड़ या एस तरंगे, इन तरंगों की गति 5 से 7 किलोमीटर
प्रति सेकंड रहती है। ये लहरें तरल या द्रव्य पदार्थों में प्रवेश नहीं कर पाती। इन्हें संक्षेप में एस तरंगे कहते हैं। धरातलीय या एल तरंगे, इसकी गति पहले की दो तरंगों या लहरों से धीमी लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए इटली के वैज्ञानिक मरकोली ने सन 1931 में एक पैमाना तैयार किया। ठीक है। इसके बाद दक्षिणी कैलिफोर्निया में भूकंप का परिणाम मापक रीचर ने आविष्कृत किया, जो रीचर पैमाने के नाम से जाना जाता है। कब? अरे किसने किया? कैलिफोर्निया के थे वो, और उन्होंने बनाया रीचर पैमाने को। पैमाना कहा गया, और इसको बनाने वाले कौन थे? रीचर थे। 11 व 12 अंक की विक्टर मापी के भूकंप प्रलयकारी होते हैं। इन्हें मापने या देखने के लिए कोई भी नहीं बसता। असम, भारत में, और ऐसा ही टर्की व युगोस्लाविया में ऐसे ही भूकंप आए थे। ठीक है। भूकंप की मुख्य पेटियां, मतलब किस एरिया में ये आते हैं, तो आता है परिप्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरा मध्य अटलांटिक पेटी, तीसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, अन्य क्षेत्र भारत के भूकंप पेटियां। तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में विश्व के, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, याद रखिएगा कि 90% भूकंप इसी पेटी में आते हैं। ठीक है। 1929 का उत्तरी न्यूजीलैंड का अपतटीय भूकंप एवं संयुक्त राज्य में मोंटाना राज्य में हेलेना के निकट का तेज भूकंप यही था। जापान को भूकंपों का देश ही कहा जाता है। भूकंप वहाँ पर आते ही रहते हैं। मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पहाड़ी के द्वीपों में यह पेटी फैली है। युगोस्लाविया का स्कोप्जे नगर, मध्य पूर्व का टेनिजियर्स का भूकंप यहाँ के सबसे खतरनाक भूकंपों में से हैं। भारत की भूकंप पेटियाँ ये 3 भागों में है। एक है हिमालय पर्वतीय पट्टी, मैदानी पट्टी, भूकंप रहित प्रायद्वीपीय पेटी। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर के तल के नीचे आए भूकंप, ये ल लिखा गया है, भूकंप कर लीजिएगा इसको, से उत्पन्न शक्तिशाली सुनामी समुद्री लहरों ने भारत को इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका व मालदीव आदि कुल 11 देशों के तटीय क्षेत्रों में भीषण कहर बरपाया था। 2004 में आया था। बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ था और इतने देशों को इसने प्रभावित किया था। भूकंप से पड़ी दरारों एवं भ्रंश से भूमिगत जल के स्रोत सतह पर आ जाते हैं। अभी तक तो आपने भूकंप के बारे में जाना, उससे नुकसान के बारे में जाना, लेकिन भूकंप से कुछ फ़ायदे भी हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि क्या, कि भूकंप से पड़ी दरारों एवं भ्रंश से भूमिगत जल के स्रोत सतह पर आ जाते हैं। ठीक है। भूमिगत जल जो है वो ऊपर भी आ जाता है। भूगर्भ के नीचे छिपे खनिजों को निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि वो ऊपर आ गया, खनिज जो है काफ़ी हद तक ऊपर आ गया, वो एरिया फट गया या अलग हो गया, तो खनिज आराम से उसमें खोज में निकल आते हैं सामने। फिर दूसरा है कि तटीय भाग का सागर गहरा होने पर वहाँ के प्राकृतिक बंदरगाह बन सकते हैं। अगर समुद्र तट के किनारे वगैरह में आया तो जो तट का जो किनारे वाला भाग है, आप जानते हो पानी का जहाज़ जितना ऊपर होता है उतना नीचे भी होता है, तो जब तट का जो वो एरिया गहरा हो गया तो वो क्या बन गया? प्राकृतिक बंदरगाह बन गया, जिससे पानी के जहाज़ को आराम से वहाँ पर खड़ा किया जा सकता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बंजर प्रदेश भूमि में धंस जाती है। ठीक है। भूमि के अंदर वो चली जाती है और वहाँ उपजाऊ मिट्टी की परत बिछ जाती है। तो इस तरह से उपजाऊ मिट्टी की परत भी हमें कभी कभी देखने को मिल जाती है। आशा है आपको ये जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट के द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं।